हेलो स्टूडेंट, आज हम वेक्टर चैप्टर देखने वाले हैं। और तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है वेक्टर। तो वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और इसके फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी का टाइप है जिसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और साथ ही साथ ये वेक्टर लॉ को भी फॉलो करता है। तो अगर हम वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनीशन लिखें तो हो जाएगा इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which has direction and which follows vectors law of addition। बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो जिनके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और साथ ही साथ वेक्टर लॉ को भी फॉलो करते हैं। अब ये क्या है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, और डिटेल में देखें तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। तो ये सभी टर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी को समझेंगे, फिर इसके टाइप्स देखेंगे, फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समझेंगे कि क्या होता है, फिर वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन समझेंगे। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी तो क्वांटिटी का मतलब तो पता ही होगा, अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है। क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी हैं जिसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है। जो फिजिकल नेचर में जो हमें आसपास के चीज़ों का लेंथ वगैरह मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं। तो ये लेंथ, ये मास, ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को हम मेजर करते हैं। ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी का मतलब ही होता है अमाउंट। ठीक है। सो क्वांटिटी मीन्स होता है अमाउंट्स, कुछ किसी का कितना अमाउंट है, नंबर में हो, मास में हो, लेंथ में हो, किसी में भी। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे सैडनेस, लव, हेट, हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते। तो यहीं से इसी का एक टाइप्स है फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे यहाँ पे हमने देखा अमाउंट या प्रॉपर्टी,
A physical quantity is a property that can be measured and described by a numerical value। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं और उसे समझा सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू से। जैसे किसी कोई मैटर है, कोई सब्सटेंस है, उसमें कुछ लेंथ होगा, तो लेंथ उसका प्रॉपर्टी हो गया। उसके पास कुछ मास है, तो मास उस सब्सटेंस का प्रॉपर्टी हो गया। और हम लोग जी रहे हैं, एक समय है, तो समय को भी हम मेजर कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रॉपर्टी ही है। हालांकि यहाँ पे कोई सब्सटेंस नहीं है, पर जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिन गुणों को हम माप तौल सकते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी कहते हैं। टाइम हो गया, और भी है, टेम्परेचर को भी हम मेजर कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, किसी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी एक सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है, तो इसे हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी समझ गया कि एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी चीज़ का, और जरूरी नहीं चीज़ हो, टाइम में किसी चीज़ का नहीं होता है, पर कह सकते हैं कि जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू से। जैसे कि हम बता सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है, कितना मास है 5 kg, कितना लेंथ है 2 मीटर, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू। हमने फिजिकल क्वांटिटी देख लिया, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनीशन हम पहले ही देख चुके हैं, अब इसे हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो पहला है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। जिसका आप डिफिनीशन पहले ही देख चुके हो, हाँ, जिसके पास एक टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। तो कौन कौन वैसे हैं? जैसे यहाँ पे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होंगे जो वेक्टर हैं, कुछ स्केलर हैं, है ना, कुछ स्केलर होंगे, कुछ वेक्टर क्वांटिटी होंगे। तो कौन कौन है? तो लेंथ, क्या लेंथ वेक्टर है? वेक्टर मतलब कि जो फॉलो करे, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। स्केलर मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड और सिर्फ हो, डायरेक्शन नहीं हो, और डायरेक्शन हो भी तो लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना करे। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए ज़रूरी है, पर सफिशिएंट नहीं। इसके साथ साथ, इन दोनों के साथ साथ इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये नहीं तो वेक्टर नहीं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो लेंथ, अगर हम बोलें कि मेरे पेन की लंबाई, इस पेन की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर छोटा हो गया, 7 सेंटीमीटर है, तो आप सेटिस्फाइड हो जाओगे मेरे आंसर से। आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा कि किधर है 2 सेंटीमीटर, है ना।
आप इसका डायरेक्शन जानने की कोशिश नहीं करो क्योंकि ये सवाल ही नहीं उठेगा। तो जहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ पे डायरेक्शन के बिना ही भी काम चल जाता है, जिस क्वांटिटी में बिना डायरेक्शन की मदद के भी काम चल जाता है, तो उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो लेंथ को हम स्केलर क्वांटिटी में रखेंगे। और डिस्टेंस भी एक प्रकार का लेंथ ही है। मास के बारे में क्या ख्याल है? अगर हम बोलें कि इसका मास 20 ग्राम है, तो क्या इसमें फिर डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी? डायरेक्शन अगर नहीं बताते हैं तो कुछ कमी है? नहीं। तो मास भी स्केलर क्वांटिटी है। टाइम, हम बोलें कि अभी 5:30 हो रहा है, तो क्या इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत है? नहीं। ये थोड़ी ना पूछोगे किधर हो रही है। तो टाइम भी स्केलर क्वांटिटी हुआ। टेम्परेचर, हम बोलें कि यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ अभी 20 डिग्री सेल्सियस, तो पूछोगे थोड़ी ना किधर है। ये कोई डायरेक्शन इसमें होल्ड नहीं करता। जनरली डायरेक्शन यहाँ पे कोई काम नहीं आता, तो ये भी है स्केलर। इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर हम इसे रब करेंगे तो इसमें कुछ चार्ज आ जाएगा। हम बोलेंगे कि इस बॉडी में चार्ज है 5 कूलम, तो क्या इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ी? तो इसमें भी कोई डायरेक्शन होल्ड नहीं करता। हालांकि एक पॉइंट कर सकते हो कि ये है ना, अगर हम यहाँ रब करते हैं और बोलें कि इस पेन में 5 कूलम चार्ज आया, तो थोड़ा बहुत मन में सवाल आता है कि किधर, इधर 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 इधर, तो हम बोलेंगे पॉइंट किए ये, तो डायरेक्शन तो आ गया। बट भले ही डायरेक्शन आ गया, पर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। क्या है ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन? तो जैसे कि मान लो ये कोई एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये, और इस बॉडी में हम 5 कूलम चार्ज डालें, ठीक है, फिर 5 कूलम चार्ज डालें या 3 कूलम चार्ज डालें, पहले 3 कूलम चार्ज डालें, फिर 4 कूलम चार्ज डालें, ठीक है, तो कितना हो गया? 7 कूलम चार्ज, है ना। वेक्टर लॉ ऐसा नहीं होता है। वेक्टर लॉ में 0 भी हो सकता है, वेक्टर लॉ में 1 भी हो सकता है, 4 3 जोड़ने पे 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ पे सिंपल अल्जेब्रिक सम फॉलो कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं कर रहा, तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज। सिमिलरली करंट भी स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये भी कोई डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता। जैसे कि पहले हम थोड़ा इसे समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि कहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन काम करता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कि मान लो आप 3 मीटर 4 मीटर आप इधर चले, ठीक है, फिर ऐसे जा रहे हो आप 4 मीटर, आपका फेस इधर है, ठीक है, और फिर आप 90 डिग्री घूम गए, ठीक है, अपने लेफ्ट 90 डिग्री घूम गए और 3 मीटर चले, ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस तो सिंपल है, सम ऑफ लेंथ 4 3 7 मीटर, पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो आप बनाओ पहले इसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए। अगर कोई आदमी 4 मीटर इधर जाता है, 3 मीटर इधर जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब हम देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन,
तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। शुरुआत यहाँ से किया और एंड यहाँ से किया। मुझे इन्हीं दोनों के बीच का पूछ रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यही है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है यही है डिस्प्लेसमेंट। और ये कैसे निकलेगा? तो आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होगे, वहाँ से आप निकाल सकते हो। और वो पाइथागोरस थ्योरम तो सिर्फ 90 डिग्री में लगता है, और ये है भी, क्योंकि ये और ये 90 डिग्री घुमा था, है ना। तो ये भी 90। तो 4 3, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 और ये हो गया 5। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर। तो ये जो हम इस तरीके से अभी एडिशन किए, पता लगाएं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये था एक वेक्टर था, और इसीलिए तो यहाँ पे डायरेक्शन लगाए, है ना। ये जो लेंथ है, ये एरो का जो ये लेंथ है, ये 4 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डायरेक्शन, ये जो पॉइंट किए हुए इधर, इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इधर चला है 4 मीटर। इसी तरीके से यहाँ पे 3 मीटर जो है ये लेंथ है। मुझे थोड़ा सा छोटा बनाना चाहिए, क्योंकि 4 मीटर का इतना बड़ा बनाया है, तो 3 मीटर का मुझे लगभग यहाँ पे बनाना चाहिए था। खैर, तो 3 मीटर ये जो लेंथ है, इसे 3 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किधर चला है इस डायरेक्शन से पता चला है। और यहाँ पे ये फाइनल यहाँ से यहाँ चला है, तो इधर चला होगा, एक डायरेक्शन है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है कि इधर चला, हालांकि ऐसे और ऐसे चला है, पर नेट देखे तो इधर चला है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐसे सम करते हैं। यही है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये चीज़ हम करंट और चार्ज के साथ नहीं कर सकते हैं। करंट क्या है? जैसे कि एक वायर है, ठीक है, और इसमें हम 5 एम्पियर करंट है, ठीक है, दिए। एक दूसरा वायर है, ठीक है, ये डायरेक्शन है। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन दिए, हम बीच में भी दे सकते हैं। ये इसमें है, इसमें 4 मान लेते हैं, 4 एम्पियर, और इसमें 3 एम्पियर। जैसे यहाँ 4 मीटर 3 मीटर चला, इसमें 4 एम्पियर 3 एम्पियर। तो ये दोनों को जो वायर है, ये जो 2 वायर है, इसको जोड़ दिए एक सिंगल वायर से, तो कितना गया होगा इसमें करंट? तो यहाँ जैसे कह सकते हैं कि 2 डायरेक्शन, 2 डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे भी एक ये 90 डिग्री का एंगल है ना। पर है ना, पर यहाँ पे ये 5 नहीं होगा, 5 एम्पियर नहीं होगा, 7 एम्पियर होगा, ठीक है। ये क्या किया? अलजेब्रिक सम कर दिया। और अलजेब्रिक सम कौन करता है? स्केलर क्वांटिटी में होता है अलजेब्रिक सम। जैसे 5 kg है, 5 kg और कोई डाल दिया तो टोटल 10 kg। इससे यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं कि किधर से डाला है, कौन सा डायरेक्शन है, कोई मतलब नहीं। वैसा ही काम यहाँ पे भी हो रहा है। भले ही कि ये बताना पड़ता है कि 4 एम्पियर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, 3 एम्पियर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, बट ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट वगैरह वेक्टर क्वांटिटी को फॉलो करता है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से चार्ज में भी, अब 5 कूलम चार्ज है किसी बॉडी में, 5 कूलम और डाल दो तो 10 कूलम हो गया। वो 0 कूलम नहीं हो सकता, बट वेक्टर लॉज में 0 होता है। सिंपल कहें तो स्केलर का डिफिनीशन ये होना चाहिए कि विच हैज मैग्नीट्यूड बट नोट डायरेक्शन एंड विच फॉलो अलजेब्रिक सम। तो स्केलर क्वांटिटी का अगर डिफिनीशन लिखें तो शॉर्टली हम लिखते हैं कि विच हैज only magnitude and which follow simple algebraic sum, ठीक है, ये सब। अब हम मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो वो वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड। जैसे कि यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट लिखें, ठीक है, और ये 7 जो है मैग्नीट्यूड है, 7 मीटर, और ये 7 मीटर ये डिस्टेंस है, तो ये 7 मीटर मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट में ये 5 मीटर मैग्नीट्यूड है। ध्यान रखना चाहिए, जब भी वेक्टर क्वांटिटी को लिख रहे होते हैं
तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, पर 5 मीटर किधर, डायरेक्शन नहीं लिख रहे हो तो ये अधूरा है। तो यहाँ पे लिख दो कि ये जो 5 मीटर है इस डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन को आप क्या नाम दोगे, मान लो कि ये डायरेक्शन है नॉर्थ की ओर, मान लो, हालांकि नॉर्थ की ओर नहीं है, तो मान लो नॉर्थ की ओर है, तो यहाँ टुवार्ड नॉर्थ लिख दो, या इस डायरेक्शन का नाम दे दो आर कैप। तो यहाँ पे आर कैप लिख दो, इसको कैप बोलते हैं, ठीक है, कैप, CAP कैप। तो ये डायरेक्शन को दिखाता है वेक्टर क्वांटिटी में। तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, पर वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन से मतलब होता है। कोई भी क्वांटिटी किस डायरेक्शन में है उससे मतलब होता है। यही अगर 90 डिग्री से ना होकर कोई और डिग्री से घूमता, जैसे कि इधर 4 मीटर और 3 मीटर, थोड़ा छोटा बनाते हैं 3 मीटर को, तो अगर इस तरीके से 90 डिग्री से छोटा घुमा अभी, है ना, लगभग आई थिंक 60 डिग्री, तो अब जो डिस्प्लेसमेंट आएगा कुछ अलग आएगा। और ये कैसे निकालेंगे, तो यही चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसे तो हम क्लास 10th में भी पहले सॉल्व कर लेते थे बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, पर इसके लिए क्या करना है ये हमें आज सीखेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल ये थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि एक बॉडी है, ठीक है, और हमने यहाँ पे रब किया, तो यहाँ पे रब किया, अगर इंसुलेटर है तो यहीं पे चार्ज जमा होगा, ठीक है, 5 कूलम, और रब किया तो फिर 4 कूलम। अब इन दोनों को टोटल सम पूछेगा तो 9 कूलम डायरेक्ट। मुझे पता ही नहीं, इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है ना। तो भले ही आप किसी भी चीज़ को पॉइंट कर सकते हो कि हाँ देखो इधर नहीं, इधर नहीं, इस डायरेक्शन में, पर डायरेक्शन हो जाने से वेक्टर नहीं होता है। वेक्टर लॉ को भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसमें। तो बहुत सारे हमने स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल लिखे हैं, लेंथ, डिस्टेंस, मास, टाइम, टेम्परेचर, चार्ज, करंट भी हो गया स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसे एक अलग जगह पे लिखते हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर, ठीक है। तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें भी डायरेक्शन डिपेंड करता है। आप जैसे कि आप 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, तो किधर लगा रहे हो 5 न्यूटन फोर्स, किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ये दोनों सवाल आता है ना। जैसे कि आप एक बॉक्स है, ठीक है, इस पे 5 न्यूटन इधर लगाया, इस पे एक इधर से 5 न्यूटन कोई लगाया, तो इस पे फोर्स कितना पड़ा। तो अगर अलजेब्रिक सम करोगे तो कह दोगे डायरेक्ट अलजेब्रिक सम का मतलब डायरेक्ट सम कर देना, है ना, तो कह दोगे कि 10 न्यूटन, बट इस पे नेट फोर्स 0 न्यूटन है, 10 न्यूटन नहीं है, 0 न्यूटन है, ठीक है। एक यही इसी बॉडी पे इधर 5 न्यूटन, इधर 15 न्यूटन, ठीक है। तो एक डायरेक्शन दिए ना, ये एरो एक डायरेक्शन है, 5 न्यूटन इधर, 15 न्यूटन इधर, तो वेक्टर क्वांटिटी को बिना डायरेक्शन से बता ही नहीं सकते। तो इस पे नेट फोर्स कितना पड़ा टोटल, तो 5 इधर 15 और 5 माइनस हो गया 10 न्यूटन। 10 न्यूटन किधर, तो इस डायरेक्शन में, तो हम लिख सकते हैं 10 न्यूटन लेफ्ट, ठीक है। तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी हुआ। इसे अगर आप ऐसे बनाना चाहते हो तो मान लो एक बॉडी पे 5 न्यूटन इधर लगाए, इधर, और 15 न्यूटन इधर लगाया, है ना, या 4 ले लेते हैं, 4 न्यूटन इधर लगाया और 3 न्यूटन इधर लगाया, ठीक है, ऐसे ऊपर। तो नेट कितना लगाया, तो जैसे यहाँ पे निकाले थे 5 न्यूटन, इसमें भी इस बॉडी पे इधर की ओर 5 न्यूटन लगा, ठीक है। ये है वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक स्पीड होता है, ठीक है, वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है।
जैसे कि मान लो किसी बॉडी का हम स्पीड बताएं कि वो एक कार है जो 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, तो इसमें अगर हम डायरेक्शन नहीं बताएं कि किस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो ये माना जाएगा कि वो गाड़ी इस तरीके से इधर 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 इस तरीके से चल रहा है, अपना डायरेक्शन कहीं भी घुमा ले जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। हमेशा स्पीड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन कांस्टेंट, डायरेक्शन सेम नहीं है, ये माना जाएगा। पर अगर हम बोल दिए कि कोई गाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की ओर जा रही है या साउथ की ओर जा रही है, डायरेक्शन स्पेसिफाइड कर दिए, तो ये माना जाएगा कि वो 5 किलोमीटर पर आवर से सिर्फ एक जो डायरेक्शन हमने बताया है उसी डायरेक्शन में चलता जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर हम डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिए किसी स्पीड में, तो वो स्पीड नहीं रहता है, वो वेलोसिटी बन जाता है, ठीक है। पर जब तक डायरेक्शन नहीं डाले वो स्पीड ही रहता है, ये माना जाता है कि इधर उधर कहीं भी जा सकता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मान लो ये कोई आदमी है, ठीक है, और इसका घर यहाँ पे है, ये यहाँ से यहाँ ऐसे 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 से रास्तों से आया है ना। कहीं पे भी हम जाते तो सीधा रास्ता थोड़ी ना होता है, लेफ्ट राइट इस तरीके से मुड़ना रहता है, ठीक है। अब इससे पूछा जाए कि तुम्हारा घर किधर है और कितना दूर है, तो ये अपने हाथ का इशारा करके इधर करेगा, है ना, अपना हाथ का इशारा करके अपने घर की ओर बताएगा कि इधर है। और कितना दूर है, तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो डिस्टेंस, इस डायरेक्शन में जो ये जो डिस्टेंस है, अगर इस डिस्टेंस को ये बंदा बता रहा है, मान लो ये डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, ठीक है, बोल रहा है कि मेरा घर 5 किलोमीटर इधर है, तो ये जो अभी ये स्टेटमेंट ये जो बताया ये डिस्प्लेसमेंट बताया, ठीक है, 5 किलोमीटर टुवर्ड, अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ, ठीक है, ठीक। पर अगर ये बोला कि पहले आगे जाइए, फिर लेफ्ट मुड़िए, फिर राइट मुड़िए, फिर ये करिए, फिर यू टर्न लीजिए, ये सब चीज़ें अगर बोला, और ये बोला कि ऐसे ऐसे चलिए और आपको 10 किलोमीटर लगेंगे जाने में, ठीक है, पहले वहाँ से वहाँ 2 किलोमीटर आगे बढ़िए, फिर राइट लीजिए 3 किलोमीटर, फिर आगे बढ़िए 4 किलोमीटर, फिर गोल यू टर्न घूमिए, इस तरीके से अगर ये बता रहा है, ठीक है, जहाँ पे हर एक छोटे छोटे डिस्टेंस के बाद डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये जो टोटल 10 किलोमीटर बताया ये था डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ये चाह के भी इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन को नहीं बता सकता, है ना। अगर ये चाहेगा कि 10 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है, तो ये नहीं बता पाएगा, ये इसे इसे हजारों डायरेक्शन को जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, पहले आगे बढ़िए फिर राइट घूमिए, इस तरीके से उसे बहुत सारे डायरेक्शन को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो कोई खास डायरेक्शन ना होने की वजह से ही डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ गया इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन आप चाह के भी नहीं ला सकते, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही सब में है ना, आप कोशिश भी करोगे तो उसमें डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। करंट is a scalar quantity, charge is a scalar quantity, momentum is a vector quantity, ठीक है। कोई बॉडी जा रहा है, किसी उसका कुछ मास है और उसका कुछ वेलोसिटी है, दोनों का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है, तो वो किसी सर्टेन डायरेक्शन में जाता है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और प्रेशर बड़ा कंट्रोवर्शियल है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होता है, ये अब यहाँ पे कह सकते हो कि प्रेशर बराबर तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी कैसे हो गया, फोर्स तो वेक्टर है। तो देखो ये
ये सही सवाल है, ये सही मतलब सवाल है कि कैसे स्केलर स्केलर हो सकता है, ये तो वेक्टर होना चाहिए। देखो ये चीज़ें कहाँ से आई कि जब मान लो एक कंटेनर है, इसमें 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 वाटर है, ठीक है। तो वाटर है, यहाँ पे किसी कोई भी कहीं पे पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नीचे की ओर प्रेशर लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर पानी है तो नीचे की ओर प्रेशर लगेगा ही। तो नीचे की ओर जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही ऊपर की ओर लगता है, उतना ही दाएं बाएं इधर 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 अपने चारों ओर हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगाता है। ऐसा नहीं सिर्फ नीचे की ओर प्रेशर लगाता है, उतना ही प्रेशर हर जगह। यहाँ पे इससे कुछ अलग लगाएगा बट उतना ही लगाएगा हर जगह, ठीक है। जितना नीचे लगाएगा उतना हर डायरेक्शन में लगाएगा। तो इस वजह से भी यहाँ पे फिर से कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं आया। तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन देना भी चाहेगा तो क्या देगा, जैसे यहाँ पे, तो वैसे ही यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो अब हम समझेंगे डिटेल में कि ये क्या होता है, वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, क्या होता है वेक्टर लॉज। सिंपली तो हम ये इसमें बना दिए, समझ गए, पर और एक्चुअली एडवांस में हम देखेंगे। तो अब हम वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन देखते हैं। तो मान लो कि कोई बॉडी 4 मीटर इधर गया और इसका फेस का डायरेक्शन अभी इधर है, उससे 60 डिग्री घूम गया और 3 मीटर इधर चलता है। देख रहे होंगे आप ध्यान से कि डायरेक्शन तो बताया ही कि ये, इससे हमने डायरेक्शन बताया कि किधर चल रहा है, और ये जो लेंथ है इस एरो का, इस लेंथ से हम मैग्नीट्यूड को जोड़ रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि ये 4 मीटर है तो इसका लेंथ बड़ा है और इसका छोटा है क्योंकि 3 मीटर है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों, ये एक डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर है ना, तो ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच कितनी एंगल है, तो ये एंगल है, ना कि ये इस एंगल को हम नहीं कहेंगे कि इन दोनों वेक्टर के बीच ये एंगल, नहीं, ये एंगल है, क्योंकि हमने इस इतना ही एंगल से अपने आप को मोड़ा ना। ये तो हमने कुछ किया ही नहीं, ये तो हमने हमने सबटेंड ही नहीं किया, सबटेंड ये किया ना, अपने शरीर को, अपने डायरेक्शन को ऐसे मोड़ दिया। तो ये एंगल है और ये मान लो 60 डिग्री है, ठीक है। तो बताइए ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, यही हमने थोड़ी देर पहले सवाल छोड़ा था। तो देखो, आप अगर अच्छे से मैथ्स वगैरह देखे होगे, बनाया होगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह किए होगे, तो आप ये बना सकते हो। पहले आप ये खुद ट्राई करो, फिर आगे देखना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। 4 मीटर, 3 मीटर, ये मुझे जानना है, और ये है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन किए, ये क्या दिक्कत, क्यों क्यों हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया, क्योंकि देखो पहले परपेंडिकुलर था, यहाँ पे 90 डिग्री था तो पाइथागोरस लगाकर बना दिए, पर यहाँ पे वैसा नहीं है। तो पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हम पाइथागोरस लगा के बना लेते सिंपल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए ये हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया। तो अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसका नाम देते हैं ABCD। तो ये जो ABC ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें ABC में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें मुझे AB निकालने को बोला गया है, तो AB निकालने के लिए मुझे हाइपोटेनस निकालना है, तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस मालूम होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर इसमें है BC और बेस है AC, जो कि मुझे नहीं मालूम है ना। तो BC मुझे नहीं मालूम है, AC में AD प्लस DC नहीं मालूम है, DC मालूम होगा, दोनों को जोड़कर निकाल लेंगे। तो BC कैसे मालूम करें,
तो आप ध्यान से देखो कि BC एक ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है, BDC, और इस BDC में एक एंगल पता है और एक लेंथ का डायरेक्शन, एक लेंथ का मैग्नीट्यूड पता है, एक वैल्यू पता है 3 मीटर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। आप क्लास 10th में ट्रिगो पढ़े होगे, तो वहाँ से आपको पता होगा कि अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड दे दिया, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड दे दिया तो तीसरा साइड निकालेंगे कैसे? बाय पाइथागोरस। पर अगर किसी ट्रायंगल का एक साइड दिया है और एक एंगल दे दिया है तो हम पाइथागोरस से नहीं निकाल सकते, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ट्रिगो। तो यहाँ ट्रिगो से हम सभी को मालूम कर सकते हैं, साइड, ये भी एंगल मालूम कर सकते हैं। कैसे? तो ये मुझे क्या मालूम कर क्या करना है? तो ये BC है ना, BCD। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं? तो मुझे इस एंगल के ये BC हो गया क्या? परपेंडिकुलर, ये 3 मीटर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का मामला है तो मुझे साइन लगाना चाहिए। तो साइन 60 बराबर P/H। साइन 60 होता है √3/2। परपेंडिकुलर कितना है वही तो मालूम करना है, और H कितना है? 3। तो यहाँ BC आया 3√3/2। सिमिलरली AC में AD प्लस DC निकालना है, तो DC बेस और हाइपोटेनस, तो कोस लगाना चाहिए। तो cos 60 बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, तो DC बराबर 3 cos 60 होता है 1/2, तो 3/2, 11/2। ये हो गया वेक्टर्स। DC टोटल AC पता चल गया और BC पता चल गया। अब हम निकाल लेंगे AB इज इक्वल टू √BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC कितना है? 3√3/2 का होल स्क्वायर। AC कितना है? 11/2 का होल स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 3/4, 11 का 121/4, 27/4, 121/4, 7 1 8, 2 2 4, 1/4, तो 4 3 12, 4 7 28, तो √37 है ना, √37 मीटर आएगा। सोचो 4 मीटर इधर गए, 3 मीटर 60 डिग्री से घूम के गए, तो कितना चले? √37। यही अगर 90 डिग्री से घूम रहे थे तो कितना चले थे? 5 मीटर। तो वेक्टर में डायरेक्शन मायने रखता है। अभी भी इसका डिस्टेंस 7 ही मीटर होगा, पर डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है। यही अगर ऐसा होता कि 4 मीटर इधर गए फिर 3 मीटर आगे गए तो टोटल होता 7 मीटर, जो कि डिस्टेंस के बराबर होता है ना। पर अलग अलग एंगल पे अलग अलग, 4 मीटर इधर गए, 3 मीटर पीछे चले गए, तो टोटल चले 4 - 3 1 मीटर है ना। पर अभी भी डिस्टेंस 7 ही मीटर है। अब हम ये बार बार ये सब इतना करेंगे नहीं, ठीक है। तो एक हम आपको फॉर्मूला दे देते हैं जिसमें आप सिंपल वैल्यू पुट करो और निकाल लो, ठीक है। तो जो काम हमने यहाँ वैल्यू के साथ किया वही काम हम वहाँ एक फॉर्मूला के साथ भी करेंगे कि है ना, कि मान लो ये A एक वेक्टर है। वेक्टर को ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। वेक्टर कोई भी क्वांटिटी हो तो इसके ऊपर इस तरीके से एरो दे देना है, ठीक है। तो कोई मान लो जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया है, ठीक है, 4 मीटर इधर गया, तो वैसे ही कोई वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, जनरल ले रहे हैं कि मान लो A वेक्टर कोई इधर है। अब ये जरूरी नहीं डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, कि मान लो किसी बॉडी का वेलोसिटी इधर है 5 मीटर पर सेकेंड, इधर है 6 मीटर पर सेकेंड, तो नेट वेलोसिटी किधर हुआ?
तो नेट वेलोसिटी उसके बीचों बीच इस तरीके से होगा, है ना। तो ये कोई बॉडी का एक वेक्टर क्वांटिटी इधर है, दूसरा इधर है, और थीटा डिग्री घुमा हुआ है, तो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, ये वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, कुछ भी हो सकता है, हम सभी के लिए ले रहे हैं। ठीक है, जनरल है ये। जो काम हमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट के साथ किया वही और भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ करेंगे। तो ये इसे हम रिजल्टेंट का नाम देते हैं। ठीक है, ये रिजल्टेंट, या हम इन दोनों को सम कर रहे हैं ना, तो इस रिजल्टेंट को हम ये भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस रिजल्टेंट का नाम अगर हम दे देते हैं आर, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्योंकि सम जो सम होकर आएगा वो भी तो एक वेक्टर ही होगा ना। 5 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, न्यूटन ही आएगा ना, 9 न्यूटन। तो इसे भी हम वेक्टर लिख सकते हैं और ऐसे। ठीक है, अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आप ऐसे लिख दो, जैसे कि आर वेक्टर है, अब आर ये ऐसे लिख दिए, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शनल। ठीक है, पर कभी कभी आपको डायरेक्शन को मतलब आप डायरेक्शन लिखना नहीं चाहते कि ठीक है डायरेक्शन हम नहीं जोड़ना चाहते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लगाना चाहते हैं, आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड मालूम है, तो आप ऐसे लिख दो। फॉर एग्जांपल कि मान लो कोई बॉडी 4 मीटर इधर गया लेफ्ट, तो ऐसे लिखो 4 मीटर लेफ्ट। पर अगर सिर्फ आप 4 मीटर लिखना चाहते हो तो आप ऐसे करके लिखो। ठीक है, ये सब छोटे छोटे मैथ्स के रिप्रेजेंटेशन है, कैसे आप चीज़ें लिखोगे। ठीक है, या सिंपली ऐसे कर दो, एरो मत दो, एरो दोगे तो फिर इस तरीके से मोड लगाना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो फिर यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये वैल्यू है तो ऐसे रख देते हैं, या ए भी लिख सकते हैं, बराबर बी थीटा डिग्री। ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर, इसे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किए, ये वैल्यू मालूम करना है और ये वैल्यू मालूम करना है। तो ये दोनों मालूम करने के लिए थीटा, ये बी, तो ये कितना हो जाएगा, आप ट्रिगो लगाओगे तो पता चलेगा, ये बी कॉस थीटा हुआ और ये बी साइन थीटा हुआ। ठीक है, और ये बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा। तो आर पता चला हमें ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसमें तोड़ रहे हैं हम, बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आर वेक्टर नहीं लिखे हैं, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, ये वैल्यू। तो ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और वो आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बी स्क्वायर इंटू 1 2ab कॉस थीटा, तो हो गया आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये है आपका फॉर्मूला,
रिजल्टेंट मालूम करने का। अगर आप भूल भी गए तो तुरंत इस तरीके से निकाल सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है फॉर्मूला याद करने की, याद है तो ठीक है, नहीं तो तब भी ठीक है। अच्छा, अब हम डायरेक्शन जानना चाहते हैं कि ये किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको मालूम है कि ये जो ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आप इसके रेफरेंस में बताओगे कि इससे इतना डिग्री इधर है ना। जैसे कि आपको बताना है कि बी वेक्टर जो है किस डायरेक्शन में है, तो हम बोलेंगे कि ए वेक्टर से थीटा डिग्री है ना, प्लस थीटा बोल रहे हैं तो इधर, माइनस थीटा बोल रहे हैं तो इधर, है ना। वैसे ही अगर आपको रिजल्टेंट का बताना हो तो यहाँ पे भी आप बता सकते हो कि ए से इतना डिग्री है ना, जो भी इसका है, तो बीच का जो डिग्री है वो, हाँ ये थीटा, ये जो थीटा है यहाँ पे थीटा नहीं होगा क्योंकि ये पैरेलल नहीं है ना, है ना, तो इसमें हम कुछ अलग एंगल मानते हैं फाई, तो फाई हम ही निकाल लेंगे और बस यही हमारा डायरेक्शन होगा आर का, रिजल्टेंट का। तो फाई निकालना, अच्छा ये जो हम लोग ये जो किए ट्रायंगल बनाकर निकालें रिजल्टेंट को, तो इसी को हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं या वेक्टर लॉ। दो लॉ होते हैं सम करने का, वेक्टर लॉ में दो लॉज होते हैं रिजल्टेंट पता करने का, सम करने का। पहला तो ये जो आप देख रहे हो ट्रायंगल लॉ, दूसरा एक पैरेललोग्राम मेथड भी होता है जिसमें हम, जैसे कि आपको ये दिया हुआ है ए वेक्टर इधर गया, उसमें क्या होता है कि ए वेक्टर इधर गया, बी वेक्टर इधर गया, तो ये आपको निकालना है, तो आप इसको शिफ्ट करो यहाँ पे ऐसे, ये देखोगे ध्यान से तो ये बी है, इसका भी मैग्नीट्यूड बी है, पर अपना स्थान बदल दिया है। तो स्थान बदल देने से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या बदल जाएगा? नहीं। कोई बंदा यहाँ पे है, ठीक है, और इसका घर यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि तुम्हारा घर किधर है, तो डायरेक्शन इधर करेगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे आ गया, अब पूछा जाए तो अभी भी इधर ही करेगा पॉइंट, है ना। तो हाँ, अगर बहुत आगे चला जाए तब कहेगा कि इधर मेरा घर है, अपना डायरेक्शन, अपना हाथ को डायरेक्शन इधर रखेगा। जैसे कि मान लो कोई गाड़ी है, ठीक है, वो 6 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रही है, हम यहाँ पे हैं, हमसे कोई पूछा कि ये गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है, तो हम बोलेंगे 6 मीटर पर सेकंड से। किधर जा रही है, तो अपने हाथ का डायरेक्शन करेंगे इधर, है ना, थोड़ी ना कहेंगे कि इधर जा रही है, इधर जा रही है। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और हमसे पूछा जाए कि गाड़ी कितने में चल रही है, तो 6 मीटर पर सेकंड के, किधर चल रही है, तो यहाँ पे भी अपने हाथ का डायरेक्शन हम यही देंगे, है ना, हम ये समझाना चाह रहे हैं। तो वैसे ही बी है, कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे आ गए तो इस डायरेक्शन में है, बात वही है, डायरेक्शन तो सेम है दोनों का। तो ये हम ऐसे करते हैं पैरेललोग्राम मेथड में, इस तरीके से करते हैं और इसे इस तरीके से जोड़ते हैं और फिर इसमें वही कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद इसमें वही जो ट्रायंगल लो इसमें करते थे वही काम इसमें करेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। तो हाँ, हम लोग पता करना चाह रहे थे कि ये जो हमारा रिजल्टेंट आया है इसका मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया, है ना, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका हम डायरेक्शन जानना चाहते हैं, तो किसी एक का रेफरेंस लेंगे, मान लेते हैं बी का, बी के सहारे बताते हैं कि बी, सॉरी किसी एक का रेफरेंस लेंगे, ये मान लेते हैं ए का, वेक्टर ए का, और ए का डायरेक्शन हम जानते हैं, इसके हेल्प से हम आर का डायरेक्शन बताएंगे कि ए से फाई एंगल, तो बस हम अगर हम इस फाई एंगल को पता कर लें तो काम बन जाएगा। तो फाई तो आराम से पता चल जाएगा, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें मुझे ये पता है, ये पूरा साइड पता है, हमने पता किया है, तो यहाँ फाई पता चल जाएगा। तो tan फाई, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस मालूम है, अगर आपको आर मालूम है तो साइन फाई भी लगा सकते हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ आर, परपेंडिकुलर इसमें क्या है, ये बी साइन थीटा,
और बेस क्या है, a प्लस बी कोस थीटा। तो इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा आप डायग्राम बनाओगे तो पता चल जाएगा। अगर आप याद करोगे तो भूल जाओगे, बी साइन थीटा प्लस बाई ए प्लस बी कोस थीटा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पता चल गया। तो हम यहाँ पे दो वेक्टर को ऐड करना सीख चुके हैं।